अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आज सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फाइंड करने हैं जी, हमारे पास ये मैट्रिसेस गिवन है, तो इसका हमने जो है वो ऑर्डर फाइंड करना है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले दो चीज़ों का पता होना चाहिए। नंबर 1 आपको रोज़ का पता होना चाहिए कि रोज़ क्या होती हैं, और नंबर 2 आपको कॉलम्स का पता होना चाहिए कि कॉलम किस तरह के होते हैं। तो अगर पार्टिकुलरली मैं इस मैट्रिक्स की बात करता हूँ, तो ये आप देख रहे हैं ये गिवन मैट्रिक्स है और इसके अंदर हमारे पास ये एलिमेंट्स गिवन है। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल बात करें, हॉरिजॉन्टली, ठीक है, इस तरीके से, तो ये जो लाइन होती है ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम वर्टिकली बात करें तो इस तरह की जो हमारे पास लाइन है, वर्टिकल लाइन, यहाँ मैट्रिसेस के अंदर ये हमारे पास कॉलम कहलाती है। यानी ये हमारे पास रोज़ होती हैं, ठीक है, इस तरीके से, और वर्टिकली हमारे पास क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। तो जहाँ तक बात है ऑर्डर की, तो मैट्रिसेस का ऑर्डर लिखने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि नंबर ऑफ़ रोज़ को लिखना होता है और उसके बाद आपने नंबर ऑफ़ कॉलम्स को लिखना होता है, ठीक है। तो अगर आप इस मैट्रिसेस की बात करें, इस मैट्रिक्स की बात करें ए की, तो इसमें कितनी रोज़ हैं, ये पहली रो आ गई है, ठीक है, ये हमारे पास दूसरी रो आ गई है, यानी 2 रोज़ हो गई हैं। और अगर हम कॉलम की बात करें तो कॉलम भी हमारे पास 2 ही हैं, पहला कॉलम ये है हमारे पास, दूसरा कॉलम ये है, ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि हमने पहले तो नंबर ऑफ़ रोज़ लिखनी है, तो आप लिखेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू, तो इसका ऑर्डर लिखना दो तरीका, या तो आप यूँ भी लिख सकते हैं कि पहले तो आपने नंबर ऑफ़ रोज़ लिखनी है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी नंबर ऑफ़ रोज़ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं 2 बाय 2। तो ये दोनों तरीके हैं, आप इन दोनों तरीक़ों से इस आंसर लिख सकते हैं। अब हम इस मैट्रिक्स की बात करते हैं तो बिल्कुल सेम ही मैट्रिक्स है, इसमें भी आपको 2 रोज़ नज़र आ रही हैं और 2 ही कॉलम नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके से आपने इसको भी लिख देना है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 2 बाय 2, ठीक है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें भी आपको 2 ही रोज़ नज़र आ रही हैं और 2 ही कॉलम नज़र आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं इस मैट्रिक्स की, तो इसमें आप देख रहे हैं कि आपको एक ही रो नज़र आ रही है, ठीक है, और 2 कॉलम नज़र आ रहे हैं। पहले आपने नंबर ऑफ़ रोज़ लिखनी है, ठीक है, तो आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू, कितनी रोज़ हैं, एक रो है 1 बाय और 2 कॉलम है 2, ठीक है। तो ये इसका ऑर्डर बनेगा। इस तरीके से अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करें तो आप देखें इसमें कितनी रोज़ आपको नज़र आ रही हैं, यानी 1 2 3, ठीक है, 3 रोज़ हैं, ठीक है। ये देखें ना, हॉरिजॉन्टली 3 रोज़ हैं इसकी, 1 2 3, और कॉलम कितने हैं, एक ही कॉलम है। तो इसका आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी इज इक्वल टू, यहाँ पे जगह कम है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ इसकी, 3 बाय 1, यानी 3 रोज़ हो गई हैं और एक कॉलम हो गया। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है ई। तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास कितनी रोज़ है, 1 2 3, 3 रोज़ हो गई हैं इसकी, और कितने कॉलम हो गए हैं, 1 2, 2 कॉलम हो गए। तो इसमें आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई इज इक्वल टू, कितनी रोज़ हैं, 1 2 3, 3 बाय कितने कॉलम है, 1 2, 2 कॉलम है। तो ये इसका ऑर्डर बन जाएगा। अब हम इस मैट्रिक्स की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एफ इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें आपको एक ही रो नज़र आ रही है और एक ही कॉलम नज़र आ रहा है। फर्दर हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट नहीं जो यहाँ पर मौजूद हो या उसके नीचे मौजूद हो, तो लिहाजा इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 1 बाय 1, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है ये जी, कैपिटल जी, और आपने हमेशा नाम जो देना है मैट्रिक्स को वो कैपिटल लेटर से देना है, ठीक है, कैपिटल जी, कैपिटल एच, कैपिटल एफ। तो यहाँ पर आप देखें कितनी रोज़ हैं आपके पास, 1 2 3, 3 रोज़ हो गई हैं, और 1 2 3, 3 कॉलम हो गए। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जी इज इक्वल टू, कितनी रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम है, 1 2 3, 3 कॉलम है। लास्ट हमारे पास मैट्रिक्स है क्वेश्चन नंबर 1 में, एच मैट्रिक्स है। तो इसमें आप देखें कितनी रोज़ हैं, 1 2 रोज़ हैं और कितने कॉलम हैं, 1 2 3, 3 कॉलम है। तो आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ
मैट्रिक्स H इज इक्वल टू कितनी रोज़ हैं 1 2, पहले आपने रोज़ लिखनी है नंबर ऑफ़ रोज़, फिर आपने लिखना है नंबर ऑफ़ कॉलम 1 2 3, 3 कॉलम है। ठीक है, तो ये था सॉल्यूशन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का। जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। ये आपके पास मैट्रिसेस गिवन है, तो आपने ये बताना है कि ए मैट्रिक्स जो है दूसरी कौन सी मैट्रिक्स है जो इसके इक्वल है। तो देखें, इक्वल होने के लिए आपके पास दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है कि पहले तो जिनको हमने इक्वल करना है ना, दो मैट्रिसेस को, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर मस्ट बी सेम, यानी उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरा जो है वो एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। ठीक है, देखें पहले अगर हमारे पास मैट्रिक्स की बात करें, ए की बात करें, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, ये हमारे पास 3 5 है। पहली बात है इन दो का ऑर्डर ही सेम नहीं है, तो अब हमने ऐसी मैट्रिक्स ढूंढी जिसका ऑर्डर सेम हो। तो इसका ऑर्डर क्या है 1 by 1 है। तो यहाँ पर देखें ये C 5 - 2 अगर आप देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3। तो अब आप देखिए इन दोनों का ऑर्डर भी सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है, तो आप लिखेंगे A and C आर इक्वल मैट्रिसेस, ये लिखने का तरीका है। ठीक है, मैट्रिसेस, ये इसकी मैट्रिक्स का प्लूरल है मैट्रिसेस, तो इस तरह आप लिखेंगे A and C आर इक्वल मैट्रिसेस। उसके बाद आप देखें यहाँ पर जो बी मैट्रिक्स है, यहाँ पर 3 और 5 लिखा है। इसका ऑर्डर अगर आप देखें तो ऑर्डर किस तरह लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में करवा चुका हूँ उसमें। तो उसमें आपके पास एक मैट्रिक्स है, एक रोज़ है, 2 कॉलम है। ठीक है, यानी इसका ऑर्डर क्या बन रहा है 1 by 2। ठीक है, ये इसका ऑर्डर बन रहा है। तो अब आप यहाँ पर देखें, ये भी इसका ऑर्डर भी यही बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखें 1 by 2 ऑर्डर बन रहा है, इसका भी देखें 1 by 2 ऑर्डर बन रहा है। ठीक है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर तो सेम है लेकिन एलिमेंट्स इनके सेम नहीं है। यहाँ पर 3 5 है, यहाँ पर 5 3 है, तो लिहाजा ये मैट्रिसेस जो है वो इक्वल नहीं है। अब आप यहाँ पर देखें, ये तो हो ही नहीं सकता इसके इक्वल बी के, क्योंकि इसका ऑर्डर 2 by 2 आ रहा है। इसका ऑर्डर देखें 2 by 1 आ रहा है, ये भी इसके इक्वल नहीं हो सकता। इसका ऑर्डर जो है वो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा, 3 - 1 2, और ये हो जाएगा 3 + 3 6। ठीक है, तो ये वाली मैट्रिक्स यानी F and G आर इक्वल मैट्रिसेस। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर लिख देंगे F and G आर इक्वल मैट्रिसेस। ठीक है, जो इक्वल है उनको लिखते जाएं। क्यों? क्योंकि इनका ऑर्डर भी सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है। इस तरीके से ये दो हो गई हैं, इस तरह A और C हो गई दोनों। अब बात करते हैं H की, तो H में देखें 4 6 0 2 है, और अगर आप J मैट्रिक्स देखें तो इसमें अगर हम इनको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा J को, तो 2 + 2 क्या आ जाएगा 4, 2 - 2 आ जाएगा 0, 2 + 4 आ जाएगा 6, और 2 + 0 आ जाएगा 2। ठीक है, तो आप देखें ये दो मैट्रिसेस भी इक्वल हैं, इनका ऑर्डर भी सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है, तो आप लिखेंगे H and J। ठीक है, आर इक्वल मैट्रिसेस। ठीक है, तो ये दो हो गई, यानी ये भी दो हो गई। और यहाँ पर देखें, अब I की देखें तो यहाँ पर I को सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर 3 और 3 + 2 क्या हो जाएगा 5। तो देखें इसका ऑर्डर क्या है 1 by 2 हो गया, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 by 2। और ये जो मैट्रिक्स थी B, इसका ऑर्डर भी 1 by 2 है, एलिमेंट्स 3 5 हैं। यहाँ पर हमने सॉल्व किया I को। ठीक है, तो इसके एलिमेंट्स भी 3 5 हैं, तो लिहाजा क्या लिखेंगे B and I आर इक्वल मैट्रिसेस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो डी मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स, ठीक है, तो इसके हमें अगेंस्ट कोई ऐसी मैट्रिक्स नहीं मिली जो इसके इक्वल हो, तो लिहाजा आप यहाँ पर लिखेंगे डी हैज़ नो इक्वल मैट्रिक्स। इसके लिए आप ये लिखेंगे, ठीक है, कि डी हैज़ नो इक्वल मैट्रिक्स, यानी इसके इक्वल कोई मैट्रिक्स हमारे पास नहीं है। तो इस तरीके से आप इक्वल मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर मस्ट भी सेम, और दूसरा एलिमेंट्स भी आपके पास सेम होने चाहिए। तो ये था हमारे पास सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सरसाइज 1.1 का। स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपने A, B, C और D की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। आपके पास मैट्रिक्स गिवन है और ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। तो देखें इसका क्या मतलब है, अगर गिवन कंडीशन ये है कि आपकी ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है,
तो तब आप हर उस एलिमेंट को इक्वल लिख सकते हैं जो उस जगह पर मौजूद हो दूसरी मैट्रिक्स में। देखिए यहाँ पर a प्लस सी यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ पर उसी जगह दूसरी मैट्रिक्स क्या मौजूद है, 0 मौजूद है, तो हम इसको इक्वल लिख सकते हैं क्योंकि हमें कंडीशन दी गई है कि भाई ये इक्वल है, हमें ये गिवन है, तो लिहाजा हम लिख सकते हैं a प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हमने a और b c d की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर तो हम मालूम नहीं कर सकते ना, क्योंकि यहाँ पर दोनों वैल्यू अननोन है, a भी मालूम करनी है, c भी मालूम करनी है, तो लिहाजा इसको हम यहाँ पर लिख के छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये वैल्यू है a प्लस 2b, तो a प्लस 2b किसके इक्वल होगी, यहाँ पर अगर आप मैट्रिक्स उसी जगह पर देखें तो -7 लिखा हुआ है, तो ये -7 होगा। तो यहाँ पर भी आप देखें a और b दो अननोन वेरिएबल्स हैं, यानी ये वेरिएबल कहते हैं ना इनको, a और b को, c और d को, तो यहाँ पर ये दो अननोन वेरिएबल है, तो लिहाजा इसमें भी हम मालूम नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जाते हैं इस जगह पे, c-1 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर अगर आप देखें उसी मैट्रिक्स की भी क्या मौजूद है, 3 मौजूद है, 3। तो यहाँ से हम c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें एक ही वेरिएबल यहाँ पे फाइंड करना है उसकी वैल्यू, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, c इज़ इक्वल टू 3 और ये -1 इधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, +1, तो c इज़ इक्वल टू हमारे पास 4 हो जाएगा, तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे हम a की वैल्यू अब मालूम कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अब c की वैल्यू हमें मालूम हो चुकी है यहाँ से 4। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जस्ट c की वैल्यू पुट कर देंगे a और यहाँ पर लिखेंगे 4, a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब चूँकि हमने a की वैल्यू मालूम करनी है, तो यहाँ पर ये जो +4 होगा, ठीक है, +4 होगा, यहाँ शिफ्ट होगा राइट साइड पे, तो ये क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, तो इस तरीके से a की वैल्यू भी हमें मालूम हो चुकी है -4 और c की वैल्यू भी मालूम हो चुकी है 4। यहाँ पर देखें तो a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। तो अब यहाँ पर हम कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं, a की, क्यों, क्योंकि a की वैल्यू हम यहाँ पे मालूम कर चुके हैं -4, तो यहाँ पर a की वैल्यू हम पुट कर देंगे -4, उसके बाद लिखेंगे +2b इज इक्वल टू -7। तो हमें क्योंकि b की वैल्यू मालूम करनी है, तो यहाँ पर ये जो -4 होगा इसने इधर राइट साइड पे शिफ्ट होना है, ये -4 इधर शिफ्ट होगा, ये हो जाएगा +4, तो 2b इज इक्वल टू -7 + 4 कितने होंगे, देखिए -7 + 4। ठीक है, अब देखिए आपने साइन कौन सी, जब दो डिफरेंट साइन हो ना, जब दो डिफरेंट साइन हो तो आप टर्म्स को आपस में माइनस करते हैं, टर्म्स को आपस में माइनस करते हैं जब दो डिफरेंट साइन हो, बेशक ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो, लेकिन साइन कौन सा लगाएंगे जिसकी टर्म बड़ी है। अब माइनस का देखिए 7 है, प्लस का क्या है 4 है, तो टर्म कौन सी बड़ी है, 7 या 4, डेफिनेटली 7 बड़ी है, तो इसके साथ साइन कौन सा है, माइनस का है, तो साइन माइनस का आएगा और टर्म्स को आपस में माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि दो डिफरेंट साइन की टर्म्स है, तो 7 - 4 क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसको, इसका जो हमने सॉल्व किया यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आया -3। ठीक है, क्योंकि अब हमने b की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसने राइट साइड पे शिफ्ट होना है और इधर आके क्या हो जाना है, डिवाइड हो जाना है, तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी -3/2। लेकिन अभी भी हमारे पास एक वैल्यू अननोन है, वो कौन सी है, ये वैल्यू d की वैल्यू, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 4d - 6, तो ये किसके इक्वल होगा, इस मैट्रिक्स की उसी जगह पर कौन सी टर्म मौजूद है, 2d। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं लेकिन दोनों सेम हैं, दो वेरिएबल्स हैं लेकिन दोनों सेम है, तो हम यहाँ पर इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो राइट साइड पे आपने वेरिएबल्स की टर्म्स लेकर, सॉरी लेफ्ट साइड पे वेरिएबल्स की टर्म लेकर आनी है, तो ये +2d है, इधर आएगा -2d हो जाएगा, इज इक्वल टू ये -6 है, इसने इधर शिफ्ट होना है, ये +6 हो जाएगा, क्योंकि जो टर्म्स होती हैं ना विदाउट वेरिएबल वो आप राइट साइड पे रखते हैं और वेरिएबल वाली टर्म लेफ्ट साइड पे रखते हैं, तो इस तरीके से आपको आसानी के साथ वो वैल्यू मिल सकती है रिक्वायर्ड वेरिएबल्स की। तो 4d में से आप यहाँ से अगर हम 2d माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 2d। ठीक है, 4d है, इनमें से 2d निकाल दें तो क्या बचेगा, 2d इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर हमें d की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर d की वैल्यू कैसे फाइंड होगी कि ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पे, इसने आके इधर डिवाइड होना है, तो 2 × 3 = 6, तो आपके पास d की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3। ठीक है, तो इसके इसलिए हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं, रिक्वायर्ड वैल्यू, a की वैल्यू -4 आई है, b की वैल्यू आपने तरतीब से लिखना है, b की वैल्यू -3/2 आई है, इसको बुक में यूँ भी लिखा हो सकता है -1/1/2, इस तरह भी लिख सकते हैं आंसर में। ठीक है, मज़ीद सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू हमारे पास आई है 4, ठीक है, और d की वैल्यू हमारे पास लास्ट में आई है 3।
तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 3। तो इस तरह आज ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कंप्लीट हुई।